हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारत में क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब सबसे पहले नीचे में अधीनस्थ न्याय आ जाता है, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि राज्य में न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय शीर्ष पे। राज्य में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? तो हाई कोर्ट है, लेकिन केंद्र में सुप्रीम कोर्ट। 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। इसके तहत कहा क्या है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। याद रखेंगे, 7वां संविधान संशोधन में कहा गया है, 2 बात कहा गया था। इससे पहले एक और बात पढ़ाए थे, 3 बात, कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान का भाग 7 समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा ये भी पढ़ाए थे कि इसमें कहा गया था कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। फिर ये भी पढ़ाए थे कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये भी हो गया। हाई कोर्ट जो है आपका दिया हुआ है 214 से 231 के बीच में, 214 से 31 के बीच में संविधान के भाग 6 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट किस में दिया हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ था 124 में। ठीक है ना। पहला आर्टिकल आपको समझना है 214 में कहा है कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हर एक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। वर्तमान में देखा जाए तभी 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में कितना है? अभी 25 हाई कोर्ट है। ठीक है ना, 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट जो है वो अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है ना। तो 214 में कहा है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। 231 में कहा है 231 में, एक सेकेंड, हाँ, 231 में कहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाईकोर्ट का प्रावधान है। संसद क्या कर सकता है? 231 के अनुसार कानून बना के 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाईकोर्ट बना सकता है। लेकिन याद रखिए, ये किसको अधिकार है जॉइंट हाईकोर्ट बनाने का? तो संसद को, कानून बनाकर। ठीक है ना। जब भी न्यायालय की शक्ति का विस्तार हो, तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट है कि कभी नहीं होगा, न्यायालय की शक्ति का विस्तार हमेशा संसद ही कर सकता है। ठीक है। 230 के अनुसार इसमें लिखा है कि किसी हाईकोर्ट का विस्तार यूटी के लिए भी किया जा सकता है। अगर कोई हाईकोर्ट है और राज्य में है तो इसका विस्तार यूटी के लिए भी हो सकता है। तो 230 में यूटी के लिए फिक्स है, यूटी के विस्तार हो सकता है। और 231 में एक से अधिक राज्यों में ज्वाइंट हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है। ये सारा काम कौन करेगा? तो संसद कानून बना के करता है सारा काम। आपको याद रखना है कि वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, लेकिन 7 ऐसे हाई कोर्ट है जिसका विस्तार एक से अधिक राज्यों में है, या फिर उस हाई कोर्ट का विस्तार उस राज्य में है ही और उस यूट्यूब में भी है। तो याद रखना है, टोटल 7 संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक है, 7 संयुक्त हाई कोर्ट है, जिसमें से 230 के अनुसार कुछ हाईकोर्ट का विस्तार यूटीज में भी है और 231 के अनुसार कुछ हाईकोर्ट का विस्तार राज्य में भी है। जैसे कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट का विस्तार आपको पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और चंडीगढ़ में भी है, 3 राज्यों में है। उसी तरीके से मुंबई हाईकोर्ट का विस्तार आपको महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, दमन दीव में भी है, दादर नगर हवेली में भी है। मद्रास हाईकोर्ट, इसका विस्तार तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में। उसी तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट का विस्तार आपको पश्चिम बंगाल में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एर्नाकुलम हाईकोर्ट का विस्तार तो आपको केरल में भी है और लक्षद्वीप में भी है। उसी तरीके से गुवाहाटी हाईकोर्ट का विस्तार तो आपको असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में, मिजोरम में है। तो याद रखें, गुवाहाटी हाईकोर्ट का विस्तार मणिपुर और मेघालय में नहीं है। मणिपुर और मेघालय में गुवाहाटी हाईकोर्ट का विस्तार नहीं है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का विस्तार जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में भी है। तो ये सब याद हो गया कि इस हाईकोर्ट का विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, बहुत सिंपल है। मुंबई हाईकोर्ट क्या है, तो याद ही रहेगा कि महाराष्ट्र के आसपास कौन होता है? गोवा। गोवा का संबंध किससे? दमन दीव, गोवा, दादर नगर हवेली, पुर्तगाली से ये सब आज़ाद हुआ वाला क्षेत्र है। और मद्रास वाला तमिलनाडु, पुडुचेरी। कलकत्ता वाला आपको हो गया अंडमान, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हो गया। एर्नाकुलम वाला केरल और लक्षद्वीप में, कर्नाटक नहीं, केरल और लक्षद्वीप। ठीक है, ये याद हो गया। अब आपको याद रखना है कि देखो, 214 में बोला था कि हर एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें हाईकोर्ट के गठन का बात है? तो हाईकोर्ट के गठन का बात है, गठन किस में होता है? तो वो आर्टिकल 216 के अनुसार होता है हाईकोर्ट का गठन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक हाईकोर्ट कैसे गठन होगा? तो प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होगा। ये जो अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण है वो कौन करेगा? याद रखो, सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण है
वह संसद करता था। लेकिन जो लेकिन जो हाई कोर्ट है वहाँ पे वहाँ पे जो अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण है या राष्ट्रपति करता है। मोस्ट वीवीआई आपको लगता होगा कि यहाँ भी संसद करता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक फिक्स है, इसके अलावा जो यहाँ पे अन्य न्यायाधीश है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। लेकिन हाई कोर्ट में भी एक मुख्य न्यायाधीश फिक्स है, इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति का अन्य न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। और याद रखना है कि हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 216 में है। फिर आपको याद रखना है कि 217 में दिया हुआ है क्या? 217 एकदम आर्टिकल कैसे है? 217 आर्टिकल एकदम सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 के जैसा है। बस आपको याद रखना था कि 124 में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भी, प्रोविज़न भी, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के गठन का प्रोविज़न 216 में है और इसके अलावा सारा चीज़ 217 में दिया हुआ है। जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति किससे होगा? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। जो राष्ट्रपति है सीजीआई से विचार विमर्श करेगा, फिर से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करेगा, प्लस उस राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करेगा। व्यवहार में जो सिफारिश होता है, कोलिजियम की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। कोलिजियम में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 आदमी था, हाई कोर्ट के कोलिजियम में 3 आदमी होता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के कोलिजियम में 3 आदमी होता है। नियुक्ति से पहले राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाना क्या है? आवश्यक है, ठीक है। और आपको 217 में याद रखना है क्या क्या है? 217 में तो हाई कोर्ट की नियुक्ति है, योग्यता है, पद से हटाने का प्रक्रिया, ये सब है। कैसे याद कर सकते हैं? 17 पे खतरा, नियुक्ति, योग्यता, पद से हटाना। फिर आपको याद रखें 217 में दिया हुआ योग्यता के बारे में भी, हाई कोर्ट की योग्यता के बारे में भी। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु का कोई अति नहीं है, प्रोविज़न। न्यूनतम आयु का योग्यता में कोई प्रोविज़न नहीं, जैसे कि संसद सदस्य के लिए मिनिमम चाहिए ना 35 साल, सॉरी 25 साल, 30 साल। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, हाई कोर्ट में एससी में जज बनने के लिए न्यूनतम कोई आयु का योग्यता नहीं है। न्यूनतम मिनिमम कितना भी साल हो सकता है, इसका कोई न्यूनतम आयु योग्यता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आयु का योग्यता बता दिया है कि वह भारत का नागरिक हो और 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम फिक्स नहीं है, लेकिन अपर लिमिट फिक्स है कि एससी में क्या है? 62 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 2 बात और है कि यहाँ पे फिर बोला है कि वह एससी के लिए वह 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, किसी भी न्यायालय में कोई भी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर वह लगातार 10 साल तक किसी भी न्यायालय में क्या रहा हो, एससी में किसी भी एससी में क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो। किसी एससी में क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो, तभी क्या बन सकता है? हाई कोर्ट का जजेस बन सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, 2 चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे बोला था कि इसके अलावा एक और प्रोविज़न था कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी न्यायविद आदमी को नियुक्ति कर सकता है या विधि ज्ञाता आदमी को, लेकिन हाई कोर्ट में ये वाला प्रोविज़न नहीं है। हाई कोर्ट में ये वाला प्रोविज़न नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला प्रोविज़न सिर्फ किसके लिए है? एससी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और एक बात याद रखना है कि हाई कोर्ट के प्रोविज़न में क्या है? योग्यता में हर एक जगह 10 साल है, दिखाई पड़ रहा है। या तो एडवोकेट रहो 10 साल तक, या फिर किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद पर रहो 10 साल तक, जबकि वहाँ पे 5 और 10 करके चलता था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और ये वाला भी प्रोविज़न वहाँ पे चलता था। फिर आते हैं 219। 219 में क्या है? 219 को 9 से याद करो, 9 से क्या याद करोगे? शपथ। तो 219 में शपथ है, तो याद करो कि एससी की नियुक्ति भी शपथ भी दोनों प्रेसिडेंट ही करवाता था, लेकिन हाईकोर्ट की नियुक्ति कराता है कौन? राष्ट्रपति करता है उसके जजेस की। लेकिन शपथ किसको दिलवाता है? शपथ को दिलवाता है राज्यपाल।
ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 28 और क्योंकि 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट में कितना जजेस होगा? अब तो ऐसा रहेगा प्रोविज़न, तो सबको क्या करेगा? राष्ट्रपति बस शपथ दिलाते ही रह जाएगा, इसी कारण ऐसा प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवा सकता है, या राज्यपाल किसी आदमी को क्या करेगा, कहने के लिए कि आप शपथ दिलवा दो, तो वो भी शपथ दिलवा देगा। और शपथ क्या चीज़ के लिए लेता है? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की। ठीक है, 220 से क्या याद कराए थे? 20 T20, तो रिटायर होने के बाद T20 खेलेगा। तो 220 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि हाईकोर्ट का जो रिटायर्ड जजेस होगा वो किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं नहीं दे सकता है, बशर्ते SC और SC को छोड़ के। लेकिन जिस SC में वह न्यायाधीश रह चुके हैं वहाँ भी अपनी सेवाएं नहीं दे सकता है। ठीक है, देखो कहने का मतलब है कि 220 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस के बारे में बोला गया है, बताया गया। इसमें बोला गया है 220 के अनुसार कि 220 के अनुसार कि हाईकोर्ट का अगर कोई रिटायर्ड जज है तो वो अपनी किसी न्यायालय में सेवा नहीं दे सकता। ठीक है ना, खासकर उस SC में तो बिल्कुल नहीं दे सकता और उससे नीचे में नहीं दे सकता। हाँ, भले ही अपना सेवा सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है। ठीक है, और अन्य हाईकोर्ट में भी दे सकता है। आर्टिकल 221 से क्या याद रखें? किस के लिए क्या देना पड़ेगा? वेतन। तो वेतन शुभ 21 ऐसे याद कर सकते हो। तो 221 में हाईकोर्ट के वेतन के बारे में। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको वेतन कैसे से मिलता है? राज्य के संचित निधि से, लेकिन पेंशन उसको मिलेगा भारत के संचित निधि से। पद पे रहते हुए उसके वेतन में कोई पद पे जब तक रहेगा तो उसके वेतन में कोई कटौती नहीं किया जा सकता, कमी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 222 से लग रहा है कि ये न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र से संबंधित है, स्थानांतरण से संबंधित है। ठीक है ना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके ही क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। तो याद रखेंगे कि जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र होता है तो इसमें भूमिका होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति क्या करेगा कि CGI, अच्छा, अगर किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है तो इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, ना ही वहाँ के हाईकोर्ट के जजेस की। भूमिका होती है राष्ट्रपति की, और वो राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के CGI से बात करके ही ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ट्रांसफ़र में किसका किसका रोल है। तो ट्रांसफ़र में न ही SC के जजेस का रोल है, न ही राज्यपाल का रोल है वहाँ पर। बस आपको किसका रोल है? तो रोल है सिर्फ राष्ट्रपति का, जो CGI से बात करके बातचीत करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय। आपको एक चीज़ याद रखना है कि फर्स्ट जजेस कोर्स को ही हम लोग SP गुप्ता केस कहते हैं, जो 1981 में आया था। इसको हम लोग जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं, जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं। सेकेंड में क्या आया था? कॉलेजियम आया था। उच्च न्यायालय अब यहाँ पे है 223। 223 में क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रोविज़न है, यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हम लोग कैसे याद करते हैं इस आर्टिकल को? तो ऐसे याद करते हैं, 2-3 एक्टिंग करना यार, चीफ जस्टिस बनने का 2-3 एक्टिंग करना यार। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कब होता है? तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो जाने पे। किसके द्वारा किया जाएगा? तो सेंटर में भी वहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर भी क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। और वहाँ पे जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वह कौन बनता था? तो SC का ही कोई जज बनता था। लेकिन यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? तो SC का ही कोई जज
न्यायाधीश को बना दिया जाएगा। ठीक है ना। न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कार्यवाहक न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश को चुना जाता है, किसी को भी चुन सकते हैं। मतलब इसमें सीनियोरिटी का कोई लोचा नहीं है। आप किसी भी एससी जज को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, चुन सकता है। ठीक है। तो इसमें भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश में भी राज्यपाल का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस का प्रोविज़न था, तो वहाँ पे कोरम पूरा होने के लिए, जबकि यहाँ पे अपर और अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जजेस का प्रोविज़न होता है 224 में हाई कोर्ट में। ठीक है ना। हाई कोर्ट में एक्स्ट्रा प्रोविज़न होता है। तो कैसे याद करेंगे आर्टिकल को, तो 2-4 काम बढ़ गया, 2-3 एक्टिंग कर तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 2-4 काम बढ़ गया तो एक्स्ट्रा न्यायाधीश यानी कि अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश। ठीक है। इसमें इसके बारे में ये याद रखेंगे। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे 2 साल के लिए न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो देखो, जब भी हाईकोर्ट का अगर कोई काम बढ़ गया हो तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी न्यायाधीश को हाईकोर्ट में 2 साल के लिए, किसी भी न्यायाधीश को हाईकोर्ट में 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। और एक बात इसमें याद रखना है कि वैसे ही व्यक्ति को अपर और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो कि एससी के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। एससी में भी तो यही होता था, जो एससी का न्यायाधीश बनने का योग्यता रखता हो उसी को नियुक्त करते थे। ऐसा थोड़ी, और शक्ति भी उसको पूरा देते थे। ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है 225 काम 25। 225 में आर्टिकल को कैसे याद कराए थे, तो 25 से याद करना था, बुध पिचास निकट नहीं यहाँ पे, यानी कि इसमें शक्ति का बात दिया हुआ है। इसमें हाईकोर्ट की शक्ति और क्षेत्राधिकार का बात दिया हुआ है। हाईकोर्ट की शक्ति और क्षेत्राधिकार क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है, अपने से छोटे न्यायालय यानी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है, अभिलेखीय अधिकारता है इसको शक्ति, अपीलीय अधिकारता है, न्यायिक समीक्षा है, प्रारंभिक और मूल अधिकारता भी है इसके पास भी अपने पास। बस क्या क्या नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो इसके पास सलाहकारी अधिकारता नहीं है, याद रखेंगे। परामर्श अधिकारता इसके पास नहीं है। और ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सब। अब एक एक करके करते हैं, देखते हैं। 226 में हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। 226 में हाईकोर्ट को क्या जारी करने का है, रिट। तो एससी को रिट जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन नोट याद रखना है कि जो एचसी है, इसकी रिट जारी करने का शक्ति है वह एससी से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो हाईकोर्ट है सिर्फ मौलिक अधिकार के मामले में ही, जो हाईकोर्ट है मौलिक अधिकार के मामले के साथ साथ किसी भी मामले में रिट जारी कर सकता है। अभिलेखीय न्यायालय अब क्या है, आर्टिकल 215 में क्या है, तो अभिलेखीय न्यायालय के बारे में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय भी अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात उसे अपनी अवमानना पे दंड देने का अधिकार है। देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है, ठीक है ना, 129 है, उसी तरीके से यहाँ पे 215 है। इसके बातों को भी क्या किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। और इसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, यानी कि अभिलेखीय अधिकारता दोनों को प्राप्त है, एससी एससी दोनों को। अब यहाँ पे देखो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया बताओ किस में होगा, तो 17 पे खतरा, 217 आर्टिकल में योग्यता भी है, नियुक्ति भी है, और पद से हटाने का तरीका भी है। इसको भी पद से हटाने का तरीका क्या है, सेम इसमें लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा ही हटाया जाता है। तो इसमें भी हटाने में किसका प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो होगा,
तो राष्ट्रपति का प्लस किसका होगा, फिर वहाँ पे जाएगा जांच समिति का 1968 वाला अधिनियम, इसमें 3 मेंबर कमेटी होगा, वह जांच करेगा। फिर ये जांच जब पूरा हो जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा, फिर ये जाएगा किसके पास, संसद के दोनों सदन में। तो सेम वही प्रोविज़न फॉलो होता है। यहाँ पर भी हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 लोग का हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 लोगों का। ठीक है, इसको भी 2/3 बहुमत से हटाया जाता है। तो आपको याद, हाँ, यानी कि इससे यही समझ में आया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में क्या है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में एक तो राज्यपाल की भूमिका नहीं है और प्लस वहाँ की राज्य विधानमंडल की भी आवश्यकता नहीं है। याद रहेगा। नोट, SC और SC के न्यायाधीश को समान तरीके से ही हटाया जाता, लेकिन SC को न्यायाधीश को हटाने का आधार वो भी साबित कदाचार और अक्षमता ही है। लेकिन ये बात मेंशन है 217 में, और SC के न्यायाधीश को हटाने का आधार साबित कदाचार और अक्षमता ही है, लेकिन ये बात मेंशन है 124 में। और इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया सेम ही है, और 1986 के न्यायिक जांच अधिनियम में भी इन दोनों को हटाने का प्रक्रिया है। 3 मेंबर कमेटी इसमें भी आएगा, 3 मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट में आएगा। दोनों सेम ही प्रोसेस है तो सेम ही होगा। ठीक है। 229 में क्या है, तो हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है और उनकी सेवाएं शर्तें भी निर्धारित की जा सकती है। तो 229 उनके कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है 229। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश को न्यायिक समीक्षा के भी अधिकारता है, सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट किसी भी केंद्रीय और राज्य सरकार के कानून को न्यायिक समीक्षा करता है, उसी तरीके से हाईकोर्ट भी किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के कानून या प्रशासकों द्वारा की गई कार्रवाई का न्यायिक समीक्षा कर सकता है, गलत पाने पे असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। अपीलीय अधिकारता, अपीलीय अधिकारता SC को भी प्राप्त है, SC को भी प्राप्त है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, मगर 2 कंडीशन है। या यदि अधीनस्थ न्यायालय है वह 7 साल से ज़्यादा का सज़ा दिया हो और या फिर मृत्यु दंड दिया हो जिला न्यायालय। ठीक है ना, या जिला न्यायालय 7 साल से अधिक का सज़ा दिया हो या मृत्यु दंड दिया हो, तभी अपील कर सकते हैं। उसमें जो है हाईकोर्ट के मामले के विरुद्ध SC में कब अपील कर सकते हैं, अगर किसी को फैसला मंगवा के खुद हाईकोर्ट मृत्यु दंड दे दे या फैसला पलट कर मृत्यु दंड दे दे। ठीक है। फिर आपको याद रखना है अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण का अधिकार हाईकोर्ट को भी है, SC को भी है। SC को अधिकार है सभी पे, लेकिन हाईकोर्ट का अधिकार है कि सिर्फ अपने अधीन आने वाले न्यायालयों पे नियंत्रण का अधिकार। तो ये बात हाईकोर्ट को प्राप्त है, SC को भी प्राप्त है। ये 4 आर्टिकल से मालूम चलता है। 227 कैसे याद करेंगे, तो 27 से 27 ग्रहण, तो मतलब सुपरवाइजरी पावर है इसमें हाईकोर्ट का। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट अपने अधीन आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों को क्या कर सकता है, नियंत्रण और अधीक्षण कर सकता है। ठीक है। 228 में कहा है, 228 में कि हाईकोर्ट अपने राज्य के सत्र न्यायालयों में चल रहे किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। अगर कोई मामला चल रहा है किसी भी न्यायालय में तो अपने पास खुद मंगवा के देख सकता है, लेकिन वो स्थानांतरण नहीं कर सकता है कि एक जिला से दूसरे जिला में। खुद मंगवा सकता है लेकिन स्थानांतरण नहीं। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 223 में बोला है कि 223 में बोला है कि अगर अधीनस्थ न्यायालयों में यानी कि जिला न्यायालयों में आपको जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो राज्यपाल हमेशा कैसे विचार विमर्श करेगा, हाईकोर्ट से। अब यहाँ पे देखिए अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति का अधिकार राज्य के पास आता है, राज्य विधानमंडल शक्ति तय करेगा, राज्यपाल की भूमिका होती है,
इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। जिला न्यायाधीश में कितना जिला में करेगा राष्ट्रपति नियुक्ति, कितना बार सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से वो परमिशन लेगा। तो इसमें सीजीआई की भी भूमिका नहीं है, केवल राज्यपाल की भूमिका है। ठीक है। 233 में एक सवाल भी पूछा था कि जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में हुआ था। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें, 233 में ही है। 234 में क्या है, तो जिला न्यायाधीश के अलावा अगर अन्य न्यायिक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति करना है तब भी राज्यपाल ही करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि वो हाईकोर्ट से तो परामर्श करेगा ही, साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से भी क्या करेगा, परामर्श करेगा। लेकिन मुख्य जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय 233 के अनुसार राज्यपाल सिर्फ हाईकोर्ट से विचार विमर्श करता है और किसी से नहीं। और इतना बात में याद रखना है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न ही राष्ट्रपति का भूमिका है, न ही संसद का भूमिका है, और न ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पावर में कहाँ पे अंतर आता है। तो हाई कोर्ट में पीएम, एमपी, एमएलए का चुनाव का जो विवाद है उसमें निर्णय होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद से जो विवाद होता है उसका निर्णय होता है। हाईकोर्ट के पास ही केवल अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को तो पूरे न्यायालयों का नियंत्रण और अधीक्षण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल सलाहकारी अधिकारता है, एडवाइजरी राइट, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, हाईकोर्ट के पास नहीं है। यानी कि राज्यपाल को कोई सलाह नहीं देता है। एक बार गूगल से भी चेक करते हैं सलाह देता है, तो इसमें तो कोई आर्टिकल नहीं है हाईकोर्ट के संदर्भ में, तो आप ना ही मान के चले कि इसके पास सलाह अधिकारता नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद जब इतना पढ़ लिए, अब यहाँ पे आर्टिकल सब है उसको याद कर लें। जैसे कि 214 से 232 के बीच का आर्टिकल है पूरा हाईकोर्ट का भाग 6 में। 214 में क्या लिखा है कि हर राज्य में क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। 215 में क्या लिखा है कि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में शक्ति प्राप्त है। अभिलेख प्रलेख 15 ऐसे याद होगा। 216 में क्या है, तो 16 संख्या। तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो 16 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की संख्या के बारे में। 17 एकदम आर्टिकल 124 के जैसा है। इसमें आपसे एक सवाल पूछे कि अच्छा 216 में ही एक और चीज़ आपको याद रखना है, मोस्ट बीबीआई, हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान भी किस में है, हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान इसी में है। किस तरीके से गठन होगा, 216 में ही। 217 में क्या है, तो 17 पे खतरा बहुत सारी बात है। क्या हाईकोर्ट की न्यायाधीश को कैसे नियुक्ति होगी, क्या इसकी योग्यता होगी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाना है, 17 पे खतरा, ये सारा बात 17 में है। 219 में क्या है, तो 9 से क्या है, थ जैसा दिखता है, तो शपथ वाली बात है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। 220 में क्या है, तो T20 खेलेगा रिटायर होने के बाद। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में, रिटायर्ड जजेस के बारे में। 221 में क्या है, तो 21 क्या है, शुभ किस वेतन, किस मिलेगा तभी वेतन देगा। तो 21 में वेतन की बात है। 222 में क्या है, जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, दो जगह ट्रांसफ़र में भी भूमिका सिर्फ राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का नहीं है। और एससी के सीजीआई का है कि किसको किधर ट्रांसफ़र करना है। 223 में क्या है, तो 223 में 2-3 एक्टिंग कर, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है किसका, हाईकोर्ट का, इस भी कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 224 में क्या है, तो 2-4 काम बढ़ जाए तो अतिरिक्त और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, किसके लिए, हाईकोर्ट के लिए। ये भी किसको नियुक्त किया जाता है, इसको नियुक्त करेगा हाईकोर्ट का जजेस, मगर ऐसे जजेस को जो हाईकोर्ट में नियुक्ति होने का योग्यता रखता हो। 225 में क्या है, एससी का क्षेत्राधिकार और शक्ति है। कैसे याद कराए थे 25, तो 25 याद कराए थे कि भूत पिचास निकट नहीं आवे,
जब शक्ति क्षेत्राधिकार होगा तभी तो होगा। 226 में क्या है, हाईकोर्ट की रीत अर्जी करता है। 227 में क्या है, तो 227 याद कर रहे थे, सतैसा से ग्रहण। द ग्रहण कैसी, अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण और अधीक्षण का अधिकार हाईकोर्ट का। 228 याद नहीं है। 229 में क्या है, तो हाईकोर्ट के कर्मचारी से संबंधित है, अपना उसका नियुक्ति और उसके वेतन से संबंधित है। 230 में क्या है, तो 30 में फिक्स, तो 30 में फिक्स क्या है, तो एससी का विस्तार यूटी में। 231 में क्या है, तो एससी का विस्तार एक से अधिक राज्यों में, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए। 233 में क्या है, तो 33 में है, 33 में ही है, 3 का तिकड़ा काम बिकरा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। 234 में क्या है, तो 234 में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। इस दोनों में किसका रोल है, सिर्फ राज्यपाल का था। इसमें राज्यपाल एससी से परामर्श करके कर देगा, इसमें एससी से भी परामर्श करना पड़ेगा, राज्य लोक सेवा आयोग से भी, ठीक है। तो ये हो गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो हाईकोर्ट एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का कोई कार्यकाल नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का 5 साल 7 साल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे सांसद का होता है, ऐसे वहाँ पर भी निश्चित नहीं, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है 5 साल। यहाँ पे तो 5 साल 6 साल 7 साल ऐसा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, प्रोविज़न है ही नहीं। बस मैक्सिमम लिमिट है कि जब तक वो हाईकोर्ट का जज है तो 62 साल पूरा ना कर ले, और 80 का जज है तो वो 65 साल पूरा ना कर ले। और वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, तो त्यागपत्र भी देगा राष्ट्रपति को। बस शपथ कौन कराता है, राज्यपाल, ठीक है। ये बात याद रखना था, बाकी सब चीज़ बता ही दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना है तो राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से बातचीत करके। ये थर्ड जजेस केस है और ट्रांसफ़र से भी संबंधित है, याद रखेंगे फर्स्ट वाला भी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्टिकल 220 में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में क्या प्रावधान है, तो इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है कि देखो, एक चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। 2 आर्टिकल याद रखना है हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लेकर। एक तो आर्टिकल नंबर 220 है, और एक आर्टिकल नंबर एक सेकेंड, तो हम बता रहे थे कि 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लेकर 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एक तो आर्टिकल नंबर 220 है, और एक आर्टिकल आपका 224A है। ये 220 में क्या दिया है कि जो सेवानिवृत्त या रिटायर्ड जजेस है हाई कोर्ट का, उसके ऊपर क्या क्या प्रतिबंध है, क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन यही है कि उस हाई कोर्ट में वो दोबारा वह वकालत नहीं कर सकता, और न ही नीचे के न्यायालयों में, केवल वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर अन्य हाई कोर्ट में वो वकालत कर सकता है। लेकिन 224A में इस बात का उल्लेख है कि उस जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसका नियुक्ति कैसे होगा। तो नियुक्ति के बाद, पुनः नियुक्ति के बाद 224A में है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन की बात, उसके ऊपर प्रतिबंध की बात 220 में है, याद रहेगा। तो 224A में पुनः नियुक्ति की बात है, तो वही पुनः नियुक्ति की बात जानते हैं कि कैसे होगा। तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, जो चीफ मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, वो क्या करेगा, वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उससे भी पहले अनुरोध करेगा, और अनुरोध करने से साथ ही अगर किसी को नियुक्ति करना है सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, रिटायर्ड जजेस को, तो वो राष्ट्रपति से भी क्या करेगा, राष्ट्रपति से भी
पूर्व मंजूरी इसको लेना आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी लिए किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने आप नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने आप नहीं कर सकता है। तो मंजूरी किससे आवश्यक है? राष्ट्रपति से। साथ ही वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उसका वेतन भत्ता कौन तय करेगा? तो संसद नहीं, नॉर्मली संसद तय करता है, लेकिन इस सेवानिवृत्त के केस में राष्ट्रपति ही तय करेगा। ठीक है, तो सेवानिवृत्त के केस में राष्ट्रपति को ही पावर है। एक तो नियुक्ति करने से पहले आप राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, सिफारिश करना पड़ेगा, और दूसरा उसका वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति ही तय करेगा। ठीक है, अब याद रखिए हाई कोर्ट के लिए क्या क्या स्वतंत्रता है, फ्रीडम क्या क्या कि वो काम कर सके। एक तो उसकी नियुक्ति के तरीका, उसको कार्यकाल में सुरक्षा है, निश्चित सेवा शर्तें हैं, फिर संचित निधि पर भारित व्यय है, फिर न्यायाधीशों के आचरण पे बहस नहीं हो सकता, फिर सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पे रोक है, आर्टिकल 220, फिर अपनी अवमानना पे दंड देने का अधिकार है 215, अपने स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए आज़ादी है 229, और इसके न्याय क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की जा सकती। याद रहे हाई कोर्ट की भी शक्ति को कौन बढ़ा सकता है? तो केवल संसद। तो अब हम लोग वो सभी पढ़ लिए, हाई कोर्ट तो पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट कौन होता है? तो राज्य में हाई कोर्ट से जो नीचे का कोर्ट आता है उसी को सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। ये भी भाग 6 में दिया है, मगर 233 से 37 के बीच में, 233 से 37 के बीच में। ठीक है, कार्यपालिका से अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास। ये सब प्रावधान क्या करता है कि ये सब प्रावधान इसमें दिया है कि किस तरीके से कार्यपालिका से स्वतंत्र होके ये अधीनस्थ न्यायालय काम करेगा। ठीक है, 233 पहला आर्टिकल है, 233, 233(1) और 233(2). 233 में ही बताया है कि जिला न्यायाधीश शब्द के बारे में, कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो करेगा तो वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मगर नियुक्ति करते समय वह हाई कोर्ट से क्या करेगा? विचार विमर्श करके करेगा राज्यपाल। और योग्यता भी जो है 233(2) में दिया हुआ है। ये जो है जिला न्यायाधीश का क्या योग्यता होना चाहिए, तो 233(2) में दिया हुआ है। 3 वो योग्यता दिया हुआ है। पहला कि वह लाभ के पद पे ना होना चाहिए, ये वाला। दूसरा, आपको हाई कोर्ट में 10-10 साल था, सुप्रीम कोर्ट में 10 और 5 साल था, लेकिन जिला न्यायाधीश के शब्द में 7 साल है। और 7 साल तक क्या रहा हो? कम से कम एडवोकेट रहा हो, तभी जिला न्यायाधीश बन सकता है। 7 साल तक क्या रहा हो? एडवोकेट रहा हो। ठीक है, देखो जिला न्यायाधीश के संदर्भ में 7 साल इम्पोर्टेंट है, और 7 साल से अधिक सज़ा भी नहीं दे सकता है। 7 साल से अधिक सज़ा दे भी देगा तब भी हम लोग अपील क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और जिला न्यायाधीश में योग्यता में भी क्या आता है? 7 साल आता है। फिर तीसरा एक योग्यता और है कि अगर हाई कोर्ट उसकी नियुक्ति का क्या किया हो? अनुशंसा किया हो। तो आप इसकी नियुक्ति के अनुशंसा में देखेंगे कि नियुक्ति के अनुशंसा में सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, उस हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है यहाँ पे। ठीक है, और राष्ट्रपति का भी कोई रोल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, न ही संसद का और न ही सुप्रीम कोर्ट का जिला न्यायाधीशों में। बस रोल नज़र आ रहा है तो आपको किसका? एक राज्यपाल का, एक उसके उच्च न्यायालय का, मतलब हाई कोर्ट का। और 234 में लिखा हुआ है कि आपको अगर अन्य न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीश के अलावा
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो वो राज्यपाल द्वारा होगी, मगर इसमें आपको 2 लोगों से परामर्श करना होगा। एक तो बताइए, एक राज्य लोक सेवा आयोग, एक उच्च न्यायालय से। अब जो है अधीनस्थ न्यायालय है तो उसका संरचना और उसके अधिकार के बारे में देखते हैं। इसका संरचना देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय का, तो इसका हर एक राज्यों में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इसके संरचना को निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? केवल राज्य के पास है। जबकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में संरचना का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। उसमें एक रूपता दिखता है, लेकिन इसमें विभिन्न दिखता है, अलग अलग। सामान्यतः जनरली क्या होता है कि हर एक राज्यों में हाई कोर्ट से नीचे दीवानी और फौजदारी न्यायालय का 3 स्तर होता है। ठीक है। जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, देखो अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी पक्ष के लिए अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश, फिर मुंसिफ का न्यायालय होगा, और फौजदारी पक्ष के लिए मुख्य न्यायिक दंडिक अधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडिक अधिकारी का न्यायालय। ये मैक्सिमम 3 वर्ष का सज़ा दे सकता है और ये मैक्सिमम 7 साल का सज़ा दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपको अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित और भी आर्टिकल याद रखना है। आपको मेनली आर्टिकल हमने बताया है, आर्टिकल 234 से 237 बोला है याद करने के लिए। 233 से भाग 6। 233 में क्या है हम बता ही दिए हैं। 233 में है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। 234 में है जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। 235 में क्या है, तो 235 में है कि ये अधीनस्थ न्यायालयों पे हाई कोर्ट का नियंत्रण का प्रावधान। अच्छा, काम 35 ऐसे याद कर सकते हैं, नियंत्रण करेगा तो क्या हो जाएगा, काम 35। लेकिन 227 बोले थे हम, वो थोड़ा अलग है। 227 पर आए थे तो इस पर था हाई कोर्ट के अधीक्षण का अधिकार, हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय पे अधीक्षण या पर्यवेक्षण का अधिकार। लेकिन नियंत्रण सब आ जाए तो 235। 236 में क्या है, तो 236 में है आपको, 236 में है परिभाषा दिया हुआ है। 236 में क्या दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है। 237 में क्या है, तो 237 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में बात करता है जो निचली अदालत के कार्य को प्रभावित करता है। तो 237 शब्द है कुछ वर्ग, 236 शब्द है परिभाषा से, 235 शब्द है नियंत्रण से, 234 है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 233 है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तब पर्यवेक्षण किया जाता है 227 के अनुसार और नियंत्रण किया जाता है 235 के अनुसार, केवल हाई कोर्ट के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है, नियंत्रण करेगा काम 35 तो 235। यहाँ पे बोल रहा है 236 में परिभाषा दिया है, 236 में परिभाषा दिया है, तो 236 के परिभाषा के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन सा इंक्लूड होता है, तो ये सभी इंक्लूड है। जज ऑफ ए सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बोला गया है कि संसद कानून के द्वारा एक यूटी के लिए एक एससी का गठन कर सकता है। देखो एससी का विस्तार यूटी में हो, ये तो आर्टिकल है 230, लेकिन इस यूटी के लिए ही अपना सिर्फ एक यूटी के लिए स्थापना हो सके
जैसे दिल्ली यूटी है तो उसमें किसी हाई कोर्ट का विस्तार नहीं है, उसके पास अपना खुद क्या है, हाई कोर्ट है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, तो 241 में, कि किसी स्पेशली एस यूटी के लिए अपना एससी, तो 241। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताएगा, तो 3 का 3 काम बिक रहा 233, अन्य न्यायाधीश तो 234। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का अधिकार है। अधीक्षण है तो 227, 27 ग्रहण, और नियंत्रण है तो 235। नियंत्रण है तो 235। अच्छा, ये जो है अधिकरण ट्राइब्यूनल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्यूनल क्या है, तो एक संवैधानिक बॉडी है। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, जैसे ग्राम न्यायालय, परिवार न्यायालय हो गया, और तुमको ये सब जो पढ़ाएंगे लोक अदालत, तो वो सब संवैधानिक बॉडी नहीं है, जबकि ये ट्राइब्यूनल क्या है, संवैधानिक बॉडी है। मूल संविधान में अधिकरण शब्द का प्रयोग नहीं था, ट्राइब्यूनल नहीं था, लेकिन इसके बारे में फिर बाद में इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 14 का भाग जोड़ के इसको जोड़ा गया। इससे संबंधित 2 ही अनुच्छेद है, एक तो है 323 के ए और 323 बी, 323 ए और 323 बी। 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित ट्राइब्यूनल के गठन में, और 323 भी है अन्य मामलों में संबंधित अधिकरण के विषय में। तो ट्राइब्यूनल का गठन कब हुआ, मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इससे संविधान के भाग 14 के जोड़ा गया, जिसमें 323 ए और 323 बी जोड़ा गया। 323 ए प्रशासनिक और 323 बी अन्य मामलों के अधिकरण से संबंधित। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि इसका मेंशन किस में होगा, 323 ए में होगा, ठीक है, 323 ए में होगा। इसको 1985 में अतिरिक्त खंडपीठों के साथ क्या किया गया, गठन किया गया। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों को सुनता है, ठीक है ना। तो अपन इसके अधिकार क्षेत्र में जो जो चीज़ आ रहा है और लोक सेवक का भर्ती और सेवा शर्त है, उससे मामला सुनता है ये। इसके अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS का मामला सुनना, केंद्रीय सिविल सेवाएं, केंद्र के अधीन नागरिक पद और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी। तो ये सब पद, ये सभी के बारे में ये प्रशासनिक अधिकरण न्यायालय सुनता है। क्या नहीं सुनता है, तो सैन्य बलों के सदस्य, सैन्य बलों के सदस्य के बारे में ये नहीं सुनता है। सैन्य बलों के सिविल कर्मचारी के बारे में सुनता है, लेकिन सैन्य बलों के सदस्य उसके लिए मार्शल कोर्ट है, ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर से SC के अधिकारी कर्मचारी के बारे में नहीं सुनेगा, संसद के सचिवालय के कर्मचारी के बारे में नहीं सुनेगा, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के बारे में सुनेगा, लेकिन संसद के सचिवालय के कर्मचारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हो गया, या सैन्य बलों के सदस्य हो गया, इन सभी के बारे में क्या करेगा, नहीं सुनता है ये, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से अपील, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से अपील पहले जो होता था केवल उच्चतम न्यायालय में अपील होता था, लेकिन अभी छोड़ो, अभी वर्तमान में देखो क्या है, तो अभी वर्तमान में SC में अपील होती है। तो कैट का अपील किस में होता है, SC में होता है, ठीक है। एक हो तो केंद्र स्तर पे कैट हो गया, राज्य स्तर पे क्या हो गया, सैट हो गया। तो सैट कैसे बनता है, तो राज्य सरकार जब को अनुरोध करेगा तो केंद्र सरकार इसको क्या करेगा, स्थापित कर देगा। इसमें क्या कौन सा मामला सुनेगा, तो इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भर्ती सेवा शर्त से संबंधित मामला सुनेगा। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा होता है। सैट में मोस्ट BPI पॉइंट है, सैट में अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा के अनुसार पे, लेकिन जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो अनुशंसा करेगा, उसी समिति के आधार पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा कर दी जाएगी। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है। अगर को 2 या 2 से अधिक राज्य है तो उसके लिए ज्वाइंट प्रशासनिक अधिकरण की भी प्रावधान है, ठीक है, तो याद रहेगा। उसके बाद है 323 बी, 323 बी में है
कि 323 में अन्य मामलों में अधिकरण, तो अन्य मामलों में किस में अधिकरण स्थापित होगा? कर संबंधी मामला, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, औद्योगिक श्रम विवाद, भूमि सुधार, नगर संपत्ति अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराएदार अधिनियम, ये सभी के मामले में। आपको याद रखना है, संसद और राज्य विधानमंडल को इनकी स्थापना का अधिकार है। ये जो है इसकी स्थापना का अधिकार किसके पास है अन्य मामलों में? तो संसद और राज्य विधानमंडल की। इसमें राष्ट्रपति को कोई भूमिका नजर आ रहा है क्या ट्राइब्यूनल के लिए? नहीं, राष्ट्रपति का कोई भूमिका नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको हमेशा इसमें 60 के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पे केंद्र स्थापित करेगा और केंद्र में कैट में कौन करेगा? तो कैट में भी केंद्र सरकार ही गठन करता है। ठीक है, तो याद हो गया 323 है, 323 भी। अब एक और पढ़ना, उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर कोड, जो कि उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सबसे पहले 1986 में आया था, टीआरई में भी पूछा था, लेकिन बाद में इस अधिनियम में संशोधन किया गया तो 2019 में भी आया। ठीक है ना। इसमें क्या है कि त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद समाधान तंत्र ये प्रोवाइड करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने स्तर पे विवाद को समाधान करने का तंत्र प्रोवाइड करेगा? तो 3 स्तर पे, एक तो जिला आयोग, जिला स्तर पे राज्य आयोग, राज्य स्तर पे राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय स्तर पे। उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराएगा। और एक अर्ध न्यायिक निकाय, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये अर्ध न्यायिक निकाय क्वासी जुडिशियल, जुर्माना भी लगा सकता है, दंड भी दे सकता है। ठीक है, दंड देने की सिफारिश भी कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की संरचना क्या है? तो इसमें अध्यक्ष रहेगा और 14 से 11 पद सदस्य हो सकते हैं। इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार को इसके बारे में नियम बनाने की शक्ति है। एक समिति के अनुशंसा पे केंद्र सरकार द्वारा ये नियुक्त। इस समिति का अध्यक्ष सीजीआई या एससी का न्यायाधीश होगा। तो देखो, इसकी राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं, सीजीआई या फिर एससी का न्यायाधीश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसमें क्या क्या अंतर है 1986 वाले अधिनियम से अभी जो नया आया है। तो देखो, इसमें जो पहला है, इसमें कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन 2019 वाले अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बना दिया है। इस मामले को देखें, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। फिर से इसमें जो है, जो पहले वाले में कि जो शिकायत करता है वो कहीं पर भी जाके फाइल अपना दर्ज नहीं कर सकता था शिकायत, लेकिन शिकायत करता अब जो है अपने निवास स्थान से शिकायत दर्ज कर सकता है। फिर इसमें क्या, उपभोक्ता किसी उत्पाद से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है, लेकिन इसमें मुआवजे की मांग नहीं था। ठीक है ना, लेकिन इसमें मुआवजे की मांग है। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? तो ये पूछा था बीपीएससी में। तो देखो, आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया। इसमें 20 लाख था, फिर 1 करोड़ था, 1 करोड़ से अबव था। जबकि अभी क्या है कि जिला स्तर पे 1 करोड़ के मामला से शुरुआती होता है सुनवाई करना, राज्य स्तर पे 1 से 10 करोड़ और केंद्र स्तर राष्ट्रीय स्तर पे 10 करोड़ से अधिक। तो 1 करोड़, 1 से 10 करोड़ और 10 करोड़ से अधिक। ई कॉमर्स के लिए भी नए नियम जोड़े गए, लेकिन पहले ई कॉमर्स के लिए कोई नया नियम नहीं था। कोर्ट मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करता है, इसमें मध्यस्थता पहले नहीं होता था। तो ये हो गया अंतर। फिर एक नालसा क्या है? तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। नालसा क्या है? राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। ये क्या है? इसका काम है कि आपको मुफ्त में कम दाम में, जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में कम दाम में तुरंत सहायता प्रदान करवाए। दरअसल जीपीएस इसको कई सारे ऐसा अनुच्छेद हमारे संविधान में जो आपको मुफ्त या किफ़ायती दाम पे विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद है, वो प्रोविज़न है। जैसे अनुच्छेद 39A में डीपीएसपी का, तो इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 39A में कि गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाए। उसी तरीके से अनुच्छेद 14 में बोला है कि कानून के सभी समान हैं। तो गरीब कैसे पिछड़े छूट जाएंगे पैसा के मामले में।
फिर अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है तो उसको अपने मन पसंद का लीगल प्रैक्टिशनर से परामर्श करने का अधिकार है। ठीक है ना। 1987 में क्या हुआ कि नालसा अधिनियम आया। केंद्रीय सेवा संसद द्वारा क्या किया गया, कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि नालसा एक्ट लाया गया। कब? 1987 में। तो आप याद रखिएगा नालसा एक्ट कब आया था? 1987 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम है 1986, उसके 1 साल बाद इसी नालसा एक्ट से आपको याद रखना है कि लोक अदालत भी स्थापना किया जाएगा। ठीक है ना, याद हुआ। उसके बाद जो नालसा एक्ट है तो यही बात है, आपको याद रखना है कि। और सेकंड बात नालसा के बारे में, नालसा जो एक्ट है वो आया था ज़रूर 1987 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1995 से। ठीक है। इस एक्ट के अंदर ही नालसा के गठन का प्रावधान था। कानूनी सहायता कार्यक्रम को लागू करना, निगरानी करना, कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति और सिद्धांत का निर्धारण करना, ये सभी बात था। फिर जो नालसा का जो स्ट्रक्चर है तो कहाँ कहाँ पे नालसा बनाया गया है। एक सवाल आया था, क्या पंचायत स्तर पे नालसा गठन है? नहीं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे गठन है नालसा, तो उसको बोलते हैं नालसा। राज्य स्तर पे बोलते हैं इसको सालसा। और उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति है HLSC या फिर SLSC। जनपद कानूनी सेवा प्राधिकरण है DLSA। तालुक कानूनी सेवा समिति है TLSC। तो कहाँ कहाँ पर है? एक तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण सालसा, फिर इसके बाद उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति है HSC-LSC और SC-LSC। जनपद पे है जनपद कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA। तालुक पे है तालुक कानूनी सेवा समिति TLSC। तो ये सभी है नालसा का ढांचा। फिर आपको याद रखना है कि इसमें जो मुफ्त कानूनी सहायता किसको किसको मिलेगा नालसा के अंदर। एक तो महिला को, बच्चे को, SC/ST समुदाय को, जो मजदूर है उसको, आपदा के शिकार व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को जिसकी आय 1 लाख या इससे कम है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मानव तस्करी के शिकार और भिखारी को व्यक्ति को। यानी कि इसमें कौन शामिल नहीं है? सोचो, बूढ़ा आदमी लोग शामिल नहीं है, बूढ़ा शामिल नहीं है, किन्नर शामिल नहीं है। ठीक है। महिला है, बच्चे हैं, SC/ST है, मजदूर है, आपदा के शिकार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में लिया गया व्यक्ति, ABBBI है। और 22(1) इसी के बारे में तो बात बोलता है। 22(1) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपना मनपसंद लीगल प्रैक्टिशनर से परामर्श करने का अधिकार है। गरीब व्यक्ति, मानव तस्करी से संबंधित व्यक्ति। अब है लोक अदालत, ये टॉपिक। लोक अदालत, ठीक है, ऐसे मामलों को निपटाने का ये मंच है जो न्यायालय में लंबित या न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं। यानी कि जो ऐसे मामले लोक अदालत में किए जाते हैं जो प्री लिटिगेशन स्टेट में हो, मतलब जो अभी कोर्ट में आया नहीं है वो मामला, या फिर कोर्ट में आया है तो उस पर क्या हो, पेंडिंग हो डिसीजन, फाइनल डिसीजन दे दिया गया हो, तो वो मामला लोक अदालत में नहीं आएगा। समझ में आ गया। जो लोक अदालत है आपका ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या करता है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध कराता है, आम जन को सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराएगा। देखो लोक अदालत का बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो क्या है, सस्ता न्याय उपलब्ध कराएगा, तेज़ी से कराएगा, आपस में सामंजस्य करा के कराएगा। लेकिन एक ही इसका डिमेरिट है कि डिमेरिट इसका एक ही है कि इसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते कहीं पर भी। लोक अदालत में लोग अपील नहीं कर सकता। और कैसे मामले इसमें सुने जाते हैं, जो न्यायालय में भी लंबित है या फिर न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। लोक अदालत की क्या विशेषता है,
आपको बता ही दिए हैं कि सबसे पहला लोक अदालत स्थापना किया गया था गुजरात में 1982 में, बेरासिया के समय। उसके बाद जो लोक अदालत का स्थापना हुआ है वो नालसा एक्ट 1987 से हुआ है। अब ये सब जो है कमेटी, सालसा, डालसा, टालसा, SC, इसी के द्वारा क्या किया जाता है, लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। मोस्ट BBI सामान्यतः एक न्यायिक अधिक अवजा, इसमें कौन कौन होता है शामिल, तो सामान्यतः इसमें जनरली क्या होता है, एक न्यायिक अधिकारी होगा, एक वकील होगा और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। मतलब लोक अदालत में सोशल एक्टिविज्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है, सामाजिक कार्यकर्ता का भूमिका दिखाई पड़ता है। एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। दो ही मामले लाए जा सकते हैं इसमें, ऐसे मामले जो भी न्यायालय में लंबित है या फिर न्यायालय के समक्ष नहीं लाए गए हैं। लोक अदालत की क्या विशेषता है, फीचर्स, तो हम बता ही दिए हैं कौन कौन से मामले लाए जा सकते हैं। लोक अदालत को सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है। BBI सिविल है, सिविल न्यायालय को जो पावर प्राप्त है वही लोक अदालत को भी प्राप्त है। लोक अदालत किसी मामले के निपटारे के लिए अपनी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है। अब कोई लोक अदालत है तो किसी मामले को कैसे निपटारण करना है वो अपना प्रक्रिया खुद बना सकता है। लोक अदालत का निर्णय न्यायालय के आदेश के समान है। क्यों? क्योंकि ये सभी पक्षों पे बाध्यकारी है, इसके विरुद्ध आप किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत का प्रकार क्या है, तो एक है राष्ट्रीय लोक अदालत, फिर एक है राज्य लोक अदालत और एक होता है अस्थायी लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत में निरंतर लोक अदालत जो हर रोज चले, दैनिक ये भी हर रोज चलता है। मोबाइल लोक अदालत जो मोबाइल से चलता है। एक है मेगा लोक अदालत। जो अस्थायी लोक अदालत है तो ये नालसा एक्ट द्वारा उसमें संशोधन करके 2002 में आया था, ठीक है। और इसमें एक ही बात याद रखना है कि अस्थायी लोक अदालत में इस बार SSC में भी पूछा था कि 1 करोड़ तक का मामला सुन सकता है अस्थायी लोक अदालत, और इसका निर्णय भी क्या है, बाइंडिंग नेचर में है। इसका चेयरमैन कौन होगा, तो चेयरमैन वह व्यक्ति होगा जो जिला न्यायाधीश से संबंधित हो, जिला न्यायाधीश हो, और इसके निर्णय के विरुद्ध नहीं, इसका निर्णय सही पक्षों पर बाध्यकारी होगा तो फिर चैलेंज कैसे कर सकते, कोई चैलेंज नहीं। फिर आ गया परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का स्थापना हुआ था नालसा एक्ट के द्वारा, नहीं, फैमिली कोर्ट का स्थापना हुआ था परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा। और ये भी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं। कैसे याद करेंगे, तो 84 से राशि बहू से याद करेंगे परिवार न्यायालय, ठीक है, राशि बहू परिवार न्यायालय ऐसे याद करेंगे। इसका स्थापना कैसे होगा, तो कोई भी राज्य सरकार पहले हाई कोर्ट से क्या करेगा, परामर्श करेगा, उसके बाद ये राज्य सरकार के द्वारा क्या होगा, स्थापना होगा। परिवार न्यायालय कहाँ पर स्थापना होती है, तो जिस नगर में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहाँ पे परिवार न्यायालय स्थापना होती है। इसमें किस किस मामले को देखा जाता था, विवाह संबंधी, तलाक, संपत्ति संबंधी, गुजारा भत्ता, गार्जियनशिप, संरक्षण का मामला। परिवार न्यायालय में क्या होता है, पारिवारिक विवाद में पहले समझौता कराने का प्रयास अनिवार्य है।
इसमें पहले समझौता कराने का प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से समझौता कर लो, ठीक है ना। सामाजिक कल्याण एजेंसी और सलाहकारों की भूमिका, इसमें क्या होता है कि जो भी सामाजिक कल्याण एजेंसी है या सलाहकार है उसकी भूमिका होता है। लोक अदालत में भी बताए थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें परिवार न्यायालय में अपील कर सकते हैं, लोक अदालत में नहीं, लेकिन परिवार न्यायालय में भी अपील केवल एक ही बार कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे, हाई कोर्ट में। तो केवल एक अपील का अधिकार है। इसमें और क्या विशेषता है, तो साक्ष्य और प्रक्रिया संबंधी नियमों का क्या किया जाता है इसमें, सरलीकरण। फिर आता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय भी क्या है, संवैधानिक बॉडी है। इसको बनाया गया 2008 में, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा। ठीक, कैसे याद करें, तो 2008 से याद करें। 8 से क्या याद करें, गांव में ठाट बाट। 8 से क्या याद करें, गांव में ठाट बाट। उसके बाद लोगों को उनके द्वार पर ही न्याय उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव के लोग जो नहीं आ सकते हैं बाहर, उनके द्वार पर ही न्याय उपलब्ध कराना। ये एनटीपीसी में पूछा था ये लाइन। जो ग्राम न्यायालय होते हैं इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत होगी, यानी कि प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगी ग्राम न्यायालय, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की। इसके बाद याद रखना है, इसके जो न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है इसके ग्राम न्यायालय का, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ही राज्य सरकार करेगी। ग्राम न्यायालय की नियुक्ति कैसे होगा न्यायाधीश का, तो राज्य सरकार करता है हाई कोर्ट के परमिशन से ही। मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाता है। तो जो ब्लॉक लेवल है, मध्यवर्ती पंचायत तो वही हुआ, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है। और देखो ग्राम न्यायालय के बारे में, ग्राम न्यायालय मोबाइल कोर्ट होगा। मतलब मोबाइल कोर्ट का मतलब, ये अगर घूम घूम कर न्यायालय करता है ना, न्याय देगा, तो इसी कारण इसको मोबाइल कोर्ट कहा गया है। आज यहाँ कल उस गांव में। इसको फौजदारी या दीवानी दोनों प्रकार की शक्ति प्राप्त है, आईएएस में पूछा था। इसको दोनों प्रकार के मामलों में सुनवाई करने का शक्ति प्राप्त है, ठीक है। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ का कुछ संशोधनों के साथ उपयोग करेगा, जबकि परिवार न्यायालय को सिविल न्यायालय की पूरी शक्तियाँ प्राप्त होती है। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का इसमें हर संभव प्रयास किया जाता है। गांव में तो समझौता कराना ही पड़ेगा। तो ये न्यायालय सब भी पढ़ ली। अब यहाँ पे आपके SC/RT में दिया हुआ है, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किन किन मामलों में SC में अपील की जा सकती है। तो ऐसा दीवानी मुकदमा जो 5,000 रुपये या इससे अधिक का हो, तो वैसे मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। याद रखें 5,000 रुपया दिया है। फिर फौजदारी के वैसे मुकदमे की अपील जिसमें दोषी को 4 वर्ष या इससे अधिक का सज़ा दिया हो। तो अगर अधीनस्थ न्यायालय 4 साल का सज़ा दे दिया हो तो हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट। फांसी की सज़ा की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ध्यान रहे, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सज़ा की पुष्टि उच्च न्यायालय से लेना आवश्यक है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय भी फांसी दे सकते हैं, मगर इसको उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक है। वैसे मुकदमे जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, तो अधीनस्थ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करता है, ये तो सही है। तो किस किस मामले में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यदि 5,000 रुपये से अधिक का मामला हो, 4 साल से अधिक का सज़ा दिया हो, या फिर फांसी का सज़ा दिया हो।
और फांसी की सज़ा देना भी है अधीनस्थ न्यायालय को, तो हाई कोर्ट से अनुमति लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे थ्योरी हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो।